सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, हमारा जो टॉपिक आज शुरू हो रहा है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, यानी हिंदी में से परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। यह नियम क्या कहता है और किस तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे, वही सब कुछ मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, परिवर्ती अनुपात का नियम एक अल्पकाल का नियम है, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है वो एक शॉर्ट टर्म का एक आप कह सकते हैं नियम है या लॉ है, शॉर्ट पीरियड में लागू होती है। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी शुरुआत में ही, वो ये कि आप अगर लॉ ऑफ रिटर्न्स अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिटर्न्स जो है या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर जो है वो बिल्कुल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ही है। असल में उसमें क्या होता है कि जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पर हम तीन अलग अलग स्टेजेस को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। यहाँ पर वहाँ पर आपको डायग्राम भी अलग अलग बनाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सबको कंसोलिडेट करके एक ही डायग्राम और एक ही टेबल में, यानी एक ही तालिका और एक ही चित्र में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले जिस तरीके से आपने पहले भी पढ़ा, यहाँ पर एक फैक्टर जो है वो फिक्स्ड है, यानी स्थिर, जिसको हमने भूमि लिखा है, यानी कि लैंड। दूसरा फैक्टर हमारे पास लेबर है। लैंड को यदि आप देखें तो वो 1 एकड़ ही मान के चलते हैं कि हमारे पास 1 एकड़ लैंड है। 1 2 3 आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर जो लेबर है वो तो चेंज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन लैंड जो है वो 1 एकड़ ही है, यानी वो फिक्स्ड फैक्टर है, वो चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्शन किस तरीके से चेंज होता है और उसके हिसाब से एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट किस तरीके से चेंज होता है, फिर एवरेज प्रोडक्ट किस तरीके से चेंज होता है। तो इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि लेबर जो है 1 एकड़ लैंड पर हमने पहले एक श्रमिक यानी कि एक लेबर को रखा हुआ है। तो आप देखिए कि टोटल प्रोडक्शन कितनी है। टोटल प्रोडक्शन है 2, यानी कि 2 टन मान लीजिए, इसको 2 क्विंटल मान लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा श्रमिक हमने लगाया 1 एकड़ ज़मीन पर, तो अब टोटल प्रोडक्शन वो जो है कितनी हो चुकी है, 5। इसी प्रकार से फिर तीसरा लगाया तो 9, चौथा लगाया तो 11। अब यहां पर एक बात देखने वाली है कि साथ ही साथ एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट में, सीमांत उत्पाद में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप देखिए कि सीमांत उत्पाद जो है वहां पर पहले केस में सीमांत उत्पाद जो है वो 2 है, दूसरे में वो 3 होता है, फिर वो 4, फिर वो 2, फिर 1। यानी कि जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स यानी कि लेबर को या परिवर्तनशील कारक को स्थिर कारकों के साथ जोड़ते चले जाएंगे, कुल उत्पाद जो है पहले बढ़ती दर पर बढ़ेगा। देखिए 2 से 3 हुआ, फिर 4 हुआ, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए कांस्टेंट कैसे हो रहा है, 12 से 12 जो है वो कांस्टेंट रहा, टोटल प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहा। और उसके बाद टोटल प्रोडक्ट जो है आपने जब 7वां लेबर लगाया 1 एकड़ ज़मीन पर, तो 7वां लेबर देखिए क्या कर रहा है, 7वां लेबर के कारण प्रोडक्शन बढ़ी नहीं है, उल्टा कम होनी शुरू हो गई है। प्रोडक्शन जो है वो कम होनी शुरू हो गई है। अब देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बिल्कुल वही बात कहता है जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर ने हमें बताया कि जैसे जैसे स्थिर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक आप जोड़ते चले जाएंगे, कुल उत्पादन पहले बढ़ती दर पर बढ़ेगा, फिर समान दर पर बढ़ेगा, उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाता। तो यहां भी यही हो रहा है, पहले वो बढ़ा, फिर वो समान हुआ और फिर वो गिरना शुरू हो गया। और आपको मैंने पहले भी बताया कि एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पाद हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आप देखिएगा सीमांत उत्पाद 2, पहले केस में तो सीमांत उत्पादन जो है वो 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन 5 से ऊपर 2 है, तो 5 में से 2 माइनस किया तो आपके पास 3 आया, 9 में से 5 माइनस किया तो 4, 11 में से 9 माइनस किया तो 2, 12 में से 11 माइनस किया तो 1, 12 में से 12 माइनस किया तो 0, 11 में से 12 माइनस किया तो माइनस का 1 आपके पास यहां पर आ रहा है। अब इसी के साथ देखिए कि एवरेज प्रोडक्शन पर क्या फर्क पड़ रहा है। एवरेज प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी,
मैक्सिमम पर पहुंचेगी और उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगी। देखिए, अब मैंने आपको पहले भी समझाया कि टोटल प्रोडक्शन जब आपके पास दी हुई तो आपने एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालना है। आप टोटल प्रोडक्शन को नंबर ऑफ लेबर से आप डिवाइड कर देंगे। 2 से आपने, अब 2 को आपने 1 से भाग किया, डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर आया 2। उसी प्रकार से 5 को आपने 2 से भाग किया या डिवाइड किया तो आंसर आया 2.5। इसी तरीके से 9 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 3 या 3। इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2.7, 2.4, 2 और 1.6। तो आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता है, समान रहता है, फिर गिरता है। और औसत उत्पादन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वो बढ़ता है, फिर सबसे ऊंचाई पर पहुंचता है, फिर गिरना शुरू कर देता है। लेकिन दोनों केस में आप देखिए कि ना टोटल प्रोडक्ट और ना ही एवरेज प्रोडक्ट जो है ये कभी भी जीरो नहीं हो रहे हैं और माइनस नहीं हो रहे हैं। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता है, सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचता है, गिरना शुरू करता है, जीरो होता है और फिर नेगेटिव यानी माइनस भी हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी वो मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर मिलेगी। अदरवाइज बाकी जो है वो एक तरीके से तकरीबन बिहेव करते हैं। अब देखिए कि इसी को हम डायग्रामेटिकली किस तरीके से समझेंगे। हमने एक डायग्राम बनाया, उसको 3 स्टेजेस में बांट लिया, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ऊपर के हिस्से में डायग्राम में हमने टीपी को दर्शाया, नीचे हमने एमपी और एपी को दर्शाया। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट। इसके साथ हो क्या रहा है कि हमने वाई ओ पर हमने टीपी और एमपी और एपी को दर्शाया, लेकिन अगर आप यहाँ देखें ओ एक्स पर हमने लेबर या लेबरर्स या श्रम या श्रमिकों को दर्शाया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, टीपी पहले बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक अपने मैक्सिमम पर पहुँचा, वहाँ पर थोड़ा सा ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद ये गिरना शुरू कर देता है। फाइनली क्या हो रहा है, ये जीरो नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन निचले डायग्राम में भी यदि आप देखें तो हो क्या रहा है कि टोटल प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, ऊंचाई पर पहुंचता है, नीचे की ओर गिरता है, जीरो हो जाता है और उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट आप देखेंगे कि वो बढ़ता है, मैक्सिमम पर पहुंचता है और उसके बाद वो गिरना शुरू कर देता है। लेकिन दोनों केस में ध्यान रखिएगा टीपी और एपी नेगेटिव या जीरो नहीं होंगे। एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद जो है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और होगा भी। अब जल्दी से कुछ रिलेशन समझ लेते हैं। जहां पर टीपी मैक्सिमम होगा वहां पर एमपी जीरो होगा। ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है। जहां पर देखिएगा, जहां पर एमपी नेगेटिव हो जाता है वहां पर टीपी जो है गिरना शुरू कर देता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जहां पर जहां पर एपी जो है वो मैक्सिमम होता है, सबसे ऊपर होता है, यानी एपी जहां पर मैक्सिमम होता है वहां पर एपी एमपी एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि एपी और एमपी वहां पर बराबर होते हैं। तो एक तरीके से अगर आपको पेपर में यह पूछा जाए कि टीपी, एपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप इन तीनों स्टेजेस के अनुसार उनके रिलेशनशिप को दर्शा सकते हैं। और इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने का एक और बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप स्टेजेस में इसको एक्सप्लेन करें कि पहले स्टेज में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है। स्टेज 1 जब खत्म होती है तो आप देखेंगे कि टीपी और एपी तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन एमपी ने पहले स्टेज में बहुत तेजी से बढ़ोतरी की और फिर वो जाकर के अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, टीपी बढ़ ही रहा है, स्टेज के आखिर तक वो अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। और आप देखिए कि स्टेज 2 में एपी और एमपी क्या कर रहे हैं, एपी अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है, गिरना शुरू कर देता है स्टेज के बीच में। एमपी जो है वो स्टेज की शुरुआत में अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका है और वो गिरना शुरू कर देता है। और जहां पर स्टेज 2 खत्म होती है वहां पर एमपी जीरो हो जाता है। अब स्टेज 3 में क्या हो रहा है, आप कहेंगे स्टेज 3 में टीपी भी गिर रहा है, एपी भी गिर रहा है और एमपी जो है जीरो होने के बाद थर्ड स्टेज में वो नेगेटिव हो जाता है, लाइन से नीचे चला जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बड़ा साधारण सा टॉपिक है। बात वही है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, ये दोनों एक ही चीज है, एक्सप्लेनेशन का
फर्क है केवल कि आपको जब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर बताना हो तो उसमें आप किस तरीके से 3 स्टेजेस को अलग अलग डिफाइन करते हैं, उसके अलग अलग डायग्राम्स होते हैं। लेकिन जब आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्ती अनुपात के नियम को जब आप बताएं तो आप एक ही डायग्राम के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं, साथ में एक ही टेबल या एक ही तालिका का आप इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात मैं यहां पर अंत में आपको कहना चाहूंगा कि ये लॉ जो है ये अप्लाई क्यों होता है और इसके अप्लाई होने का कारण क्या है। देखिए ऐसा है, वही अप्लाई होने के कारण है जो मैंने आपको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर में आपको समझाया। शुरुआत में जमीन है, जमीन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। धीरे धीरे हो क्या रहा है कि आप लोगों को लाते जा रहे हैं और लोगों के आने से जमीन अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रही है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद लोग ज्यादा हो जाएंगे जिन चित्रों की आवश्यकता नहीं है, तो कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं गिरना शुरू हो जाएगा। वो गिरेगा इसलिए क्योंकि लोग ज्यादा हो चुके हैं। अब काम का बंटवारा ये नहीं समझ में आएगा कि किसको कौन सा काम करना है, सभी को बराबर तनख्वाह मिलनी है। कोई सोचेगा वो काम करे या कोई भी काम करे। तो इस प्रकार से एक तरीके से जो आइडियल फैक्टर रेशियो है वो खराब हो जाएगा। यानी कि आप अगर 1 एकड़ जमीन को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उस पर केवल 4 आदमी लगाइए, 3 आदमी लगाइए। लेकिन यदि आप उस पर 7 आदमी लगाएंगे तो जो वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स का एक आइडियल कॉम्बिनेशन है वो खराब हो जाएगा। तो ये हमारे हिंदी में कहावत है, 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। यानी कि अगर किसी कार्य को करने के लिए 1 या 2 व्यक्तियों की आवश्यकता हो तो वहां पर 3 की जरूरत नहीं होती। ये तकरीबन उसी बात को साबित करता है।